कल की रिपोर्ट्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मंगल के दिन इजराइल की सेना और हमास के बीच आमने सामने से लड़ाई हुई, जिसमें इजरायली सैनिक मारे गए। कल तक 11 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई थी, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था, मैं आपको कल बता चुका हूं। लेकिन अब खबर आ रही है कि मौत की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। 15 सैनिक इजराइल के आमने सामने की लड़ाई में मारे गए हैं। और ये जो सैनिक मारे गए हैं, इनकी उम्र 19 से 24 साल की है। इजराइल की सेना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। इसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का यह टैंक लोड होकर गाजा के लिए निकल रहा था और जैसे ही ये ऊपर चढ़ता है, अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है और ये पलट जाता है। इसमें कई सारे सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो इस तरह की चीज़ें दिखा रही हैं कि इजराइल की आर्मी ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, बहुत कम उम्र है। 18-20 साल के लोग इजराइल की सेना में इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि छोटा सा ही देश है, 70 लाख आबादी है, तो ज़्यादा ट्रेंड सैनिक इजराइल की सेना में नहीं है। वो तो अमेरिका पूरी मदद कर रहा है, दर्जनों ट्रेन कमांडर्स भी उसने इजराइल के अंदर उतार दिए हैं। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं। अच्छा हाँ, लास्ट वीडियो जो मैंने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के बारे में बनाई थी, उस वीडियो में मैंने इसको सन की तानाशाह बोला था। तो कई सारे लोगों के कमेंट आए कि फराज भाई आप इसको सन की तानाशाह ना बोलें, ये फिलिस्तीन की मदद कर रहा है। मेरे दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातें मत पकड़ा करो। सन की तानाशाह इसका एक लक़ब है, दुनिया इसको सन की तानाशाह कहकर ही बुलाती है, चाहे इसकी तारीफ करे चाहे इसकी बुराई करे। और इसकी सनक आपको देखनी है ना, तो उत्तरी कोरिया के कभी नियम कानून के बारे में पढ़ लेना। तो मैंने भी यही कहा था कि इसको सन की तानाशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये कभी भी कुछ भी कर देता है। तो इतनी छोटी छोटी बातें यार मत पकड़ा करो। फिलहाल अभी अभी मेरी स्क्रीन पर एक खबर ब्रेक हो रही है कि जर्मनी ने हमास की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया भी था कि जर्मनी ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए एक बड़ी मदद भेजी है, लेकिन हमास की हर गतिविधि पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी की गृह मंत्री नैन्सी फीजर ने कहा है कि मैंने आज एक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इस संगठन का मकसद इजराइल को बर्बाद करना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमास के नाम पर अब किसी भी तरह की कोई अगर मीटिंग होती है कहीं पर, तो उसमें जर्मनी शामिल नहीं होगा। जो देश जर्मनी के क्लोज फ्रेंड हैं वो भी ऐसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगी जिसमें हमास के बारे में चर्चा होगी। हर गतिविधि पर जर्मनी ने आज प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जर्मनी के अंदर फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाला एक गुट है जिसका नाम है सैमीदुन। जर्मनी की गृह मंत्री ने कहा कि सैमीदुन गुट का भी जर्मनी से हम सफाया कर देंगे, क्योंकि जब इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था तो सैमीदुन गुट के लोग जर्मनी की सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे थे, इसलिए इस गुट का भी हम यहां से सफाया करेंगे। इसी बीच इजराइल बोलीविया के ऊपर भी भड़क गया है। कल ही आपको बताया था अमेरिकी लैटिन देश बोलीविया ने अपने सारे संबंध इजराइल से खत्म कर दिए। अब बोलीविया के इस फैसले पर इजराइल ने निंदा करते हुए कहा है कि बोलीविया का यह फैसला ऐसा है जैसे हमास के सामने घुटने टेकना। वही हमास ने बोलीविया के द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत करते हुए अरब देशों को ललकारा है कि जो फैसला बोलीविया ने लिया है, अपने सारे राजनयिक संबंध खत्म कर दिए हैं, अरब देशों को भी ऐसा एक कदम उठाना चाहिए, अपने सारे राजनयिक संबंध इजराइल से खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अरब देश तो ऐसे बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं जैसे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। इसी बीच लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने भी हमास को लेटर लिखते हुए कहा है कि हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को तबाह करने की धमकी भी दी है। हिजबुल्लाह ने हमास को जो लेटर लिखा था उसमें लिखा कि हमारी लड़ाई इजराइल को खत्म कर देगी, हमने मस्जिद अल-अक्सा के लिए हथियार उठाए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने आज इजराइल के फाइटर जेट को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस हमले में इजरायली लड़ाकू विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वो अपने आप को बचाकर निकल गया। वहीं कल की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह ने पूरा चार्ट जारी करके बताया था कि हमने इजराइल को कितना कितना नुकसान पहुंचाया है। वीडियो के लास्ट में आपको अपने देश की भी एक खबर बता देना चाहता हूं। कतर के अंदर नौसेना के जिन 8 अफसरों को फांसी की सजा सुनाई गई है, अब उनको बचाने के लिए भारत तुर्की से मदद मांगने का प्रयास कर रहा है। तुर्की के और कतर के रिश्ते अच्छे हैं, तो तुर्की के जरिए कतर तक बात पहुंचाने की भारत कोशिश कर रहा है। तो क्या तुर्की ऐसे में भारत की मदद करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कतर के जो राष्ट्रपति हैं उनके खानदान की तुर्की के राष्ट्रपति से काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो भारत तुर्की के जरिए कतर से इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अगर तुर्की इस मामले को नहीं सुलझाता है तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर अपनी विदेश नीति दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि उन 8 नौसेना के अफसरों को भारत सरकार जिंदा भारत के अंदर लेकर आए। देखते हैं भाई क्या होता है, थोड़ा सा ही वक्त बचा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर घंटे की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहती है।